नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक नया टॉपिक, शास्त्रीय संगीत। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत आर एस प्री में ये सिलेबस में आता है। ईओ और आरओ के सिलेबस में भी ये आता है, और आरपीएससी द्वारा जो भी ली जाने वाली परीक्षाएं हैं उनमें जीएस के पेपर में ज़्यादातर में ये टॉपिक आता है। तो आज हम इस टॉपिक पर इतनी चर्चा करेंगे कि लगभग आरपीएससी जितने लेवल तक के क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन आपको इसमें से निश्चित रूप से निकाल दिए जाएंगे। तो शास्त्रीय संगीत का टॉपिक है, और शास्त्रीय संगीत सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई शास्त्रीय संगीत आखिर में है क्या भला। इसको शास्त्रीय ही क्यों कहते हैं? मतलब एक नाम तो हमने बचपन से सुना है कि संगीत संगीत, म्यूजिक म्यूजिक, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत क्या भला है? इसको शास्त्रीय क्यों कहते हैं? साथ ही तो विशेषकर जो ध्यान है वो शास्त्रीय पे है यहाँ पे दोस्तों, चूँकि ऐसा माना जाता है कि संसार में जो सबसे पहली ध्वनि विश्व में जो सबसे पहली ध्वनि आई दोस्तों, वो ओम की ध्वनि थी। ओमकार था जो सबसे पहली ध्वनि विश्व में आई। तो इस ओमकार से ही सारे स्वरों रागों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। और ये जो हमारे वेद हैं, जिनको हम कहते हैं वेद शास्त्र, तो जो वेद शास्त्र हैं वो वेद शास्त्र जो है संगीत की उत्पत्ति के जो मुख्य शास्त्र माने जाते हैं कि भाई संगीत कहाँ से आया है, तो वो वेदों से आया माना जाता है। और वेदों में आप जानते हैं कि 4 वेद होते हैं हमारे, जो है ये 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो तीसरा वेद है सामवेद, वेदों में सामवेद को माना जाता है संगीत का, जिसमें वर्णन होता है कि जहाँ से संगीत निकल के आया है दोस्तों। तो चूँकि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है, और जिस संगीत की बात हम कर रहे हैं वो संगीत शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको शास्त्रीय संगीत हम बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति को माना जाता है वेद शास्त्रों से, इसलिए इसको शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। इसमें एक जो परंपरा है वेदों से चली आ रही है, उसका निर्वहन इस संगीत में किया जाता है। पहली बात आपकी क्लियर होती है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि भाई संगीत में कितने स्वर बताए गए हमारे शास्त्रों में। तो संगीत में दोस्तों मुख्य रूप से 7 स्वर होते हैं, और ये स्वर है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। 7 मुख्य स्वर हैं और 22 श्रुति हैं। 22 श्रुतियाँ हैं। ये श्रुति जो है ये संगीत की दोस्तों मूल इकाई होती है। जैसे आप किसी चीज़ का भजन अगर करते हो तो उसकी माना गया है कि भाई मूल इकाई किसी चीज़ के भजन की ग्राम होती है, और 1 ग्राम जो है उसकी एक इकाई होती है। ऐसे ही संगीत में जो संगीत में एनोटेशंस होते हैं, तो उनका जो मूल इकाई है वो श्रुति मानी गई है। और कुल 22 श्रुतियाँ होती हैं, जिनमें 10 श्रुति ऐसी हैं जो अश्रव्य है, और 12 श्रुतियाँ श्रव्य मानी गई हैं। उन 12 श्रुतियों में से 7 सुधा श्रुति हैं और 5 विकृत श्रुतियाँ या स्वर होते हैं। तो ये 7 सुधा जो स्वर होते हैं वो यही हैं। और 6 मुख्य राग माने गए हैं दोस्तों। अब इसमें आप उस चीज़ में मत पड़िए कि स्वर 7 हैं,
ये स्वर होते क्या हैं, या फिर ये श्रुतियाँ होती क्या हैं, या ये राग होते क्या हैं, विशेषता में इसकी में मत जाइए आप, क्योंकि हम यहाँ पे संगीतज्ञ नहीं बन रहे हैं या संगीत विशेषज्ञ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो जीएस में शास्त्रीय संगीत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो ये हम बता रहे हैं ये बहुत इनफ है, और इसी के बेसिस पर आप इसको पढ़िए। तो मुख्य रूप से आप याद रखिए कि 7 स्वर है, 22 श्रुतियाँ हैं और 6 मुख्य राग होते हैं। राग यहाँ पर दिए गए हैं। 6 राग कौन कौन से हैं? भैरव, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री एंड मालकोस। दोस्तों इनका आगे समय दिया गया है कि किस समय कौन सा राग गाया जाता है, किस मौसम में कौन सा राग गाया जाता है, और उससे जुड़ा हुआ रस दिया जाता है। अब आप कहोगे कि इस टेबल का क्या मतलब है? तो इस टेबल का कोई विशेष मतलब नहीं है, आपके लिए बस इतना मतलब है कि आप ये 6 राग याद रखिए। और आरपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लेती है कि निम्न में से कौन सा एक जो है शास्त्रीय संगीत का राग नहीं है या है। आपको दे देगा पहला भैरव, दूसरा दीपक, तीसरा बिजली, चौथा मेघ। अब बताइए आप, तो निम्न में से कौन सा शास्त्रीय संगीत का राग नहीं है? तो बिजली जो है वो कोई राग नहीं है इस तरह से। तो ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन बनाती है आरपीएससी। या फिर शास्त्रीय संगीत में कौन सा रस नहीं आता है? शांति का, रोमांस का, दया, साहस, प्रसन्नता, वीरता, इसके साथ में आपको जोड़ देगा गुस्सा। अब आपको लगेगा कि प्रसन्नता, गुस्सा, साहस, दया ये एक जैसी चीज़ें लग रही हैं, तो हो सकता है ये भी कोई रस हो गुस्सा का, लेकिन नहीं, ये कोई इसमें रस नहीं है। आपने देखा तो जो रस हैं वो हमारे ये हैं, शांति का रस, रोमांस जिसको बोलते हैं। रोमांस को आप उस तरह से ले सकते हैं कि किसी प्रेमिका के प्रति प्रेमी का जो एक व्यवहार होता है, या फिर उसका जो उसके जो शरीर की भंगिमाएँ होती हैं उस तरीके से, तो वो रोमांस में आ जाता है। और दया, साहस, प्रसन्नता और वीरता, ये जो है रस इनसे रागों से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में 3 रस इनमें से दे देगा, एक किसी और चीज़ को लिख के पूछ लेगा कि कौन सा इनमें से रस नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ये 6 रस याद रखिए, 6 राग याद रखिए, और ठीक है। उसके बाद हमारा जो है, हम देखते हैं कि भाई शास्त्रीय संगीत भारत में किस तरीके से देखा जाता है, इसका क्या वर्गीकरण है। तो जो कुल मिला के भारतीय संगीत है उसको 4 रूपों में बांटा गया है। उसके 4 रूप होते हैं। तो पहला रूप उसका शास्त्रीय संगीत का ही दिया हुआ है। शास्त्रीय संगीत के बाद दूसरा रूप उसका लोक संगीत का दिया हुआ है। तीसरा रूप उसका शास्त्रीय एवं लोक संगीत के मिश्रण का, और चौथा रूप समकालीन संगीत या मॉडर्न म्यूजिक जिसको बोलते हैं वो है। तो बाकी 3 से हमें अभी ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें शास्त्रीय संगीत पढ़ना है। इसलिए हम शास्त्रीय संगीत की ये 2 जो है पार्टीशन या प्रकार हम देखते हैं। तो 2 जो शास्त्रीय संगीत के प्रकार हैं उनमें हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, ये 2 भागों में बांटा गया है शास्त्रीय संगीत को। तो दोस्तों कर्नाटक संगीत ये साउथ इंडिया में जो साउथ इंडिया का शास्त्रीय संगीत है उसी को कर्नाटक संगीत बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपका कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये सब राज्य इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और आपका बाकी जो ऊपर का पूरा नॉर्थ हिंदुस्तान है वो सब हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा शास्त्रीय संगीत का विभाजन। बाकी आप अगर देखना चाहें तो लोक संगीत जिसको फोक संगीत कहते हैं, कि भाई फोक म्यूजिक जो होता है, जैसे राजस्थान में बहुत सारे फोक म्यूजिक हैं,
पनियारन, मांड, ये सब राजस्थान के फोक म्यूजिक हैं। उसी तरह से फिर शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का मिश्रण। तो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का मिश्रण दो रूपों में आता है, रविंद्र संगीत और गण संगीत। रविंद्र संगीत दोस्तों उसको बोला जाता है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपने सुना होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी लिटरेचर के जो फेमस, वर्ल्ड फेमस नाम है। और नोबेल का जो लिटरेचर का नोबेल होता है 1913 का नोबेल इनको मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि किसी इंडियन साहित्यकार को नोबेल मिल रहा है, क्योंकि एक तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनके लोगों को ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता था यूरोप में, और फिर दूसरा हिंदुस्तान गुलाम था। तो एक गुलाम देश के किसी साहित्यकार को अगर नोबेल मिल रहा है तो ये आज के हिसाब से तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इनको नोबेल का जो है नोबेल मिला लिटरेचर का 1913 में। तो दोस्तों जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जितना भी जो लिटरेचर है, जितने भी गीत हैं, उन गीतों के ऊपर जो भी संगीत आगे जो कलाकारों ने बनाया है और जिसको वो लोग गाते हैं वही सब रविंद्र संगीत कहा जाता है। मतलब ये पूरी तरह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों पर आधारित है रविंद्र संगीत। आज की डेट में देखा जाए तो दोस्तों रविंद्र संगीत के क्षेत्र में जो है फेमस नाम जो है कलाकारों के, वो एक तो सुचित्रा मित्रा, कनिका बनर्जी जो थी ये गुरुदेव रविंद्रनाथ की शिष्या थी, और कनिका बनर्जी रविंद्र संगीत की बहुत फेमस नाम हुए। और आपने ये नाम तो दोस्तों सुना ही होगा, बॉलीवुड में एक फेमस गायक हुए किशोर कुमार जी, और किशोर कुमार जी रविंद्र संगीत के जो है गायक थे। तो रविंद्र संगीत के बाद आता है दोस्तों गण संगीत। गण संगीत होता है जिसमें लोग इकट्ठे होके गाते हैं किसी गीत को, एक ग्रुप में गाया जाता है, गण संगीत होता है। जैसे आज की डेट में मॉडर्न टाइम में हम गाते हैं, हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, तो ये गण संगीत की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसको हम ग्रुप में गाते हैं। और मॉडर्न संगीत में या समकालीन संगीत में पॉप, रॉक एंड ट्रांस, जैज ये आते हैं दोस्तों। तो पॉप के जो फेमस कलाकार हुए वो आप जानते हैं माइकल जैक्सन, ये द किंग ऑफ पॉप इनको कहा जाता है दोस्तों, ये पॉप के किंग थे। और हमारे इंडिया में यो हनी सिंह, पॉप। ओके, एंड जैज या ट्रांस में दोस्तों एक हमारे इंडिया में नाम आता है पंडित रविशंकर जी का। पंडित रविशंकर जी बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं दोस्तों। पंडित रविशंकर जी कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, भारत रत्न मिल चुका है इनको। और 1998 में उनको भारत रत्न मिला है दोस्तों। नहीं, 99 का जो है भारत रत्न को मिला है, भारत रत्न। और दोस्तों इससे पहले इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका था, और 5 ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुके। तो बहुत बड़ी शख्सियत थे पंडित रविशंकर। इनकी एक बेटी है अनुष्का शंकर, काफ़ी फेमस नाम है जो है संगीत के क्षेत्र में, अनुष्का शंकर। और इनकी एक दूसरी बेटी है नोरा जोन्स। 8 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं संगीत के क्षेत्र में, काफ़ी फेमस नाम है। अभी एक हिंदी नाम एक इंग्लिश नेम, ऐसा कैसे? क्योंकि पंडित रविशंकर ने 3 शादियाँ की थी, एक नोरा जोन्स की माँ से, एक अनुष्का शंकर की माँ से। तो और सितार, ये जो
है इनके हाथ में दोस्तों, सितार के बहुत माहिर कलाकार ये रहे हैं पंडित रविशंकर जी। और तो ये इस तरह से वर्गीकरण हमारा संपूर्ण हुआ दोस्तों। इसमें ये जो कर्नाटक संगीत का क्षेत्र है साउथ इंडिया में, इसमें एक फेमस नाम हुआ था दोस्तों एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 का भारत रत्न इनको मिल चुका है और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं ये भी। इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और दोस्तों इनके नाम मतलब ये एक साड़ी पहनती थी ब्लू कलर की, उसका तो नाम ही जो है क्वालिटी का नाम ही इनके नाम पर पड़ गया एम.एस. ब्लू। एम.एस. ब्लू करके एक साड़ी आती है, वो इन्हीं के नाम पर है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के। तो 1998 की भारत रत्न है ये जो है। और इनके नाम एक और खिताब है दोस्तों कि ये हिंदुस्तान की पहली जो है म्यूजिशियन थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो है जनरल असेंबली में परफॉर्म किया था। संयुक्त राष्ट्र की जनरल जो असेंबली है उसमें इन्होंने परफॉर्म किया था। तो इस तरह से वर्गीकरण हमारा संपूर्ण होता है। और वर्गीकरण के बाद हम शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी संगीत विधा के बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं दोस्तों। तो हम हिंदुस्तानी संगीत पार्ट को देखते हैं। तो भारत में संगीत के प्रथम व्यवस्थित अध्ययन के उल्लेख जो होते हैं कि भाई संगीत एक सब्जेक्ट के रूप में व्यवस्थित हुआ, या उसका एक जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया कि संगीत में ऐसे करोगे तो ये सिद्ध होगा, इस तरह से जो मूल बेसिक सिद्धांत बनाए गए। तो ये सब चीज़ों का जो विकास कहाँ से शुरू हुआ, तो ये देखते हैं कि दोस्तों एक मुनि ऋषि हुए भरत मुनि। इन भरत मुनि ने एक जो है नाट्यशास्त्र नाम से एक रचना लिखी, और ये रचना 200 BC से 200 AC के मध्य लिखी गई। तो इस जो नाट्यशास्त्र था इसमें जो है प्रथम जो है व्यवस्थित अध्ययन संगीत के बारे में हमें मिलता है उल्लेख। तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत का जो है उद्गम दोनों का नाट्यशास्त्र से ही माना जाता है। और ऐसा बताते कि ये दोनों विधाएं 14वीं शताब्दी तक एक ही थी, और जो है 14वीं शताब्दी के आसपास इन दोनों में ये भेदभाव शुरू हुआ कि ये हिंदुस्तानी संगीत और ये कर्नाटक संगीत है। अब हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में भेदभाव क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत में संगीत के ढांचे पर बल दिया जाता है। एक तो संगीत के ढांचे का मतलब जो म्यूजिकल पार्ट होता है उस पर। भाई किसी भी गीत संगीत के दो पार्ट होते हैं, आपने सुना होगा। कोई भी गाना हम सुनते हैं तो उसमें एक तो म्यूजिक होता है और एक उसमें लिरिक्स होते हैं जो बोले जाते हैं, लिरिकल फॉर्म होती है। तो जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें म्यूजिक पर विशेष बल होता है, जो लिरिकल फॉर्म है उस पर ज़्यादा खास बल नहीं होता। दूसरा, इसमें आंसू रचना की जो है भरमार होती है हिंदुस्तानी संगीत में। आंसू रचना यानी कि इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन बोले तो जो किसी चीज़ का फटाफट से निर्माण करना, जैसे कि किसी कवि ने किसी घटना को देखा और तुरंत उस पर कोई कविता बना दी, तो इसको बोला जाता है इम्प्रोवाइजेशन। और जो कर्नाटक संगीत है उसमें लिरिकल पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। तो इस तरह से ये दोनों विधाएं धीरे धीरे अलग होने लगी। संगीत पक्ष पर और लिरिकल या साहित्य पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, तो दोनों विधाएं अलग हो गई। और हिंदुस्तानी संगीत में मुख्य जो शैलियाँ फिर बनी, जब दोनों विधाएं हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत अलग हो गई, फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से फिर हिंदुस्तानी संगीत में भी भेद उत्पन्न हो गए, और वो भेद शैलियों के रूप में पैदा हुए। जबकि कर्नाटक संगीत में कोई भेद उत्पन्न नहीं हुआ। कर्नाटक संगीत आज भी कोई अलग शैली नहीं है, ये पूरा एक ही शैली के रूप में गाया जाता है। जबकि हिंदुस्तानी संगीत में कई भेद पैदा हो गए, और उनकी मुख्य जो 10 भेद या शैलियाँ हैं वो इस तरह से ध्रुपद हुई, धामर, होरी, ख्याल, टप्पा,
चतुरंग, राग, सागर, तराना, सरगम या ठुमरी, ये सब हिंदुस्तानी संगीत के ही भेद है। ये हम कह सकते हैं कि ये भेद उत्पन्न हुए, डिफरेंस हुए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत ने जो नॉर्दर्न पार्ट का जो भी संगीत था वो धीरे धीरे लोक संगीत भी इसमें समाने लग गए, और लोक संगीत हिंदुस्तानी संगीत के साथ मिलकर मिश्रण होकर ये भी क्लासिकल कहलाने लगे। तो इनमें कई सारे लोक संगीत भी समाने लग गए। तो इस तरह से हिंदुस्तानी संगीत का विकास हुआ समय के अनुसार। और तो अब हमने ये जो है भी देख लिया कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में क्या भेद है, और हिंदुस्तानी संगीत के अपने अंदर कितने भेद हैं। अब इनमें से हम शुरू करते हैं ध्रुपद से, कि ध्रुपद जो है विधा है ये क्या है। तो ध्रुपद का विधा के रूप में विकास 13वीं सदी में शुरू हुआ। और ध्रुव का मतलब है दोस्तों स्थाई। जैसे ध्रुव तारा नॉर्थ दिशा में हमेशा स्थाई रहता है, ऐसे ही किसी भी चीज़ के सामने ध्रुव लगा दे तो उसका मतलब निकल के आता है स्थायित्व से। तो ध्रुपद यहाँ पे है कि जो इसमें इस पद होते हैं वो स्थाई होते हैं, और उनकी संख्या 4 या 5, ज़्यादातर 4 ही होती है। तो 4 पदों वाला होता है, इसलिए इसको स्थाई ध्रुपद कहा जाता है। अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों। अबुल फजल ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा इन्होंने लिखा था दोस्तों अकबर, अपने सम्राट अकबर के लिए। और उस अकबरनामा का एक तीसरा भाग जो है, 3rd वॉल्यूम जो है, उसका नाम था आईने अकबरी। उस आईने अकबरी में इस जो है ध्रुपद का सबसे पहला ज्ञात जो है उल्लेख मिलता है, कि ध्रुपद का सब कहीं पहला उल्लेख है सबसे पहले, तो वो इसी आईने अकबरी में मिलता है। और माना जाता है कि दोस्तों ध्रुपद की जो उत्पत्ति हुई वो ग्वालियर के दरबार में हुई। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर थे, इनके समय में ध्रुपद की उत्पत्ति हुई। और ध्रुपद का जो स्वर्ण काल आया वो अकबर के दरबार में आया। तो दोस्तों ध्रुपद इस तरह से ग्वालियर से अकबर के दरबार तक कैसे पहुंचा, तो इसकी कहानी तानसेन पर जाकर ख़त्म होती है। कि तानसेन जो रेवा, मध्य प्रदेश में रेवा एक रियासत थी, उस रेवा के राजा के दरबार में थे मियाँ तानसेन। और तानसेन फिर राजा मानसिंह तोमर के दरबार में सेवाएं दी, और वहाँ से फिर ये अकबर के दरबार में आए। तो इस तरह से ध्रुपद भी जो है ग्वालियर से अकबर मुगल दरबार तक पहुँच गया। ध्रुपद की शुरुआत दोस्तों आलाप से होती है। आलाप का मतलब है शुद्ध संगीत बिना किसी शब्द के, यानी कि जैसे किसी संगीत में हम गीत में हम जब शुरू में उसमें संगीत गाते हैं तो शब्दों का यूज ना करके वो ऐसे करके जो गाया जाता है ना शुरू में, तो उसको बोलते हैं आलाप। तो ये आलाप की इसमें प्रधानता ध्रुपद में होती है। सामान्यतः 2 पुरुषों द्वारा गाया जाता है, एवं तानपुरा और पखावज जो वाद्य यंत्र हैं उनको ध्रुपद में संगति दी जाती है। दोस्तों ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है इनसे कि तानपुरा पखावज का किस शैली में उपयोग मुख्यतः होता है, तो वो है ध्रुपद शैली में। ध्रुपद दोस्तों अब जैसे सबसे पहले आया शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में भेद पैदा हुए हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, नॉर्थ इंडिया का संगीत और साउथ इंडिया का संगीत। और उस हिंदुस्तानी संगीत में भी भेद पैदा हो गए, उसमें भी कई शैलियाँ बन गई, ध्रुपद, ख्याल, तराना, धामर, जो भी चतुरंग, इतनी सारी शैलियाँ बन गई। मुख्य 10 शैलियाँ हमने ऊपर देखी थी। और अब उन शैलियों में भी अलग अलग घराने हो गए। घराने का मतलब दोस्तों जो प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, उस गुरु शिष्य परंपरा के तहत या तो किसी जो उस्ताद थे उनका बेटा ही उनका शिष्य होता था और उनसे दीक्षा लेकर संगीत की जो है शिक्षा प्राप्त करता था, या फिर उनका कोई शिष्य होता था जो उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त करता था। तो ये एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्रृंखला चलती है, इसी को जो है घराना कहा जाता है।
तो जो है इस तरह से ध्रुपद में 4 घराने माने जाते हैं कि भाई इसमें 4 घराने हुए। यहाँ पे सबसे पहला घराना दोस्तों डागर घराना है। डागर घराना की स्थापना स्वामी हरिदास जी महाराज करते हैं। ये मथुरा वृंदावन में स्वामी हरिदास जी महाराज काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, तो ये इनका नाम था हरिदास डागर। तो ये डागर घराने की स्थापना करते हैं। और दोस्तों आजकल जो डागर घराना है ये मुस्लिम भाई हैं, जयपुर के गुंडेचा भाई, ये डागर घराने के मुख्य कलाकार हैं। डागर घराने की जो रचनाएं होती हैं वो मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं पर ही आधारित होती हैं और या फिर किसी राजा की स्तुति में गाई जाती थी पहले। मुख्यतः ये हिंदू देवी देवताओं पर ही आधारित होती हैं। तो इस तरह से डागर घराना है। दूसरा है दरभंगा घराना दोस्तों। दरभंगा घराना जो बिहार का एक दरभंगा जगह है, जिला है बिहार में, उस वहाँ ये उसके नाम पर इसका नाम पड़ा दरभंगा घराना। इसमें दोस्तों जो मुख्य कलाकार हैं वो चतुर मलिक एवं प्रेम कुमार मलिक हैं। मलिक फैमिली थी जिसने इस घराने की स्थापना करी। खंडार वाणी और गौहर वाणी को इस घराने में गाया जाता है। ये घराना हवेली शैली के घरानों में भी आता है दोस्तों। इसके बाद जो है घराना वो है बेतिया घराना। बेतिया भी बिहार की एक जगह है और नेपाल बॉर्डर पर ये बिहार में पड़ती है। नौहर एवं खंडार वाणी इसमें गाई जाती है। वहाँ का मिश्रा परिवार जो है इस घराने के लिए फेमस है। इंद्र किशोर मिश्रा जो इसके मुख्य कलाकार हैं और हवेली श्रेणी में भी ये आता है। एक तालबंदी घराना है ध्रुपद का चौथा घराना दोस्तों। ये आजकल पाकिस्तान में चला गया है आज़ादी के बाद, इसलिए जो है इस घराने की अब ध्रुपद में हिंदुस्तान में मुख्य भूमिका नहीं रही है। तो ये हमने ध्रुपद जो है शैली अपनी विधा देखी दोस्तों। यहाँ मुख्य रूप से तो ये है कि एक तो अबुल फजल की आईन अकबरी में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। दूसरा इसकी उत्पत्ति राजा मानसिंह तोमर के दरबार में होती है और इसका स्वर्णकाल अकबर के दरबार में होता है। तो ध्रुपद के बाद दोस्तों जो ध्रुपद के मुख्य कलाकार थे उस टाइम पे वो थे स्वामी हरिदास जी महाराज, जो डागर घराने की स्थापना करते हैं। हमने देखा अभी स्वामी हरिदास जी डागर महाराज ये रहस्यवाद के हरिदासी स्कूल के संस्थापक भी थे। इन्होंने मथुरा वृंदावन में हरिदासी स्कूल की स्थापना करी। भक्ति आंदोलन के ये मुख्य जो है कवि संत थे। ये दोस्तों राधा को ललिता सखी मानकर उनके समर्पित गीत जो है लिखते थे और गाते थे। तो जो है श्री कृष्ण की भक्ति में भी गीत गाते थे, इसलिए इनको विष्णु पद गायक भी कहा जाता है। उनके शिष्य थे दोस्तों स्वामी हरिदास जी महाराज के तानसेन और बैजू बावरा, दो महान शख्सियत संगीत के क्षेत्र में, अकबर कालीन मुगल कालीन। तो तानसेन जो हुए दोस्तों, इनके बचपन का नाम रामधनु पांडे था। इनको संगीत सम्राट की उपाधि दी जाती है और 1562 तक जो है रेवा के राजा थे रामचंद्र सिंह बाघेला, इनके संरक्षक थे। और रामचंद्र सिंह बाघेला जो थे, इनके पास अकबर का पैगाम आया कि भाई जो है तानसेन को यहाँ मुग़ल दरबार में भेजा जाए, क्योंकि अकबर ने काफ़ी सुना तानसेन के बारे में। और फिर जब तानसेन की इच्छा नहीं थी, लेकिन रेवा के महाराज के कहने पर वो अकबर के दरबार में आते हैं और अकबर को जो है अपना हुनर दिखाते हैं। अकबर उनको नवरत्नों में से उपाधि देते हैं अपने, और उनको वहीं अपने दरबार में नियुक्त कर लेते हैं। तानसेन की मुख्य जो कृतियां हैं वो हिंदी देवी देवताओं पर आधारित हैं और या फिर राज स्तुति में भी उन्होंने अपने संरक्षकों पर, जो संरक्षक हुए उन पर समर्पित जो है संगीत बनाया। इन्होंने नए रागों का निर्माण भी किया तानसेन जो है इन्होंने, और इनकी समाधि ग्वालियर में है दोस्तों। एक बार की बात बताते हैं कि भाई तानसेन जी सम्राट अकबर बादशाह अकबर के दरबार में बैठे थे और बादशाह अकबर ने ऐसे ही मज़े मज़े में
कहा कि मियाँ तानसेन आज जो है हमें राग दीपक सुनाकर जो है गाकर सुनाओ। तो मियाँ तानसेन बोले कि जहाँ अपना राग दीपक का एक समय होता है और ये उस समय ही सुनाया जाता है जहाँ अपना। तो बादशाह बोले कि नहीं नहीं, हमारा मन है, आप सुनाओ। तो बादशाह नहीं माने और तानसेन जी को जो है सुनाना पड़ा राग दीपक। और बताते कि तानसेन ने जब राग दीपक सुनाना शुरू किया और राग दीपक अपने जब वो अपनी लय में पहुँचे तानसेन, तो जो है पूरा दरबार इतना गर्म हो गया, क्योंकि दिन के समय में दीपक तो जल नहीं सकते थे, इसलिए जो है वो गर्म जो राग दीपक से उत्पन्न जो गर्मी थी उससे पूरा बादशाह का दरबार तपने लगा। तो अकबर ने रुकवाया तानसेन जी को। तो इस तरह से तानसेन जी के कई किस्से हैं। ये जो है बारिश करा देते थे, दीपक जला देते थे राग दीपक के जरिए, खिड़कियां तोड़ देते थे घरों की। तो बैजू बावरा भी इनके समकालीन थे। इनका बचपन का नाम बैजनाथ मिश्रा और वृंदावन जो है इनका जन्म स्थान था। चंदेरी के राजा इनके संरक्षक थे, उनके दरबार में ये दरबारी कवि थे। उसके बाद ये राजा मानसिंह तोमर के दरबार में आए ग्वालियर, और इनके शिष्य थे गोपाल दास, ये भी फेमस संगीतकार हुए उस समय के। राग दीपक, मेघ बहार और मालकोस में इनको महारत हासिल थी, और मालकोस के जरिए ये चट्टान को भी पिघला देते थे। राग मेघ के जरिए ये जो है बारिश कराने में समर्थ थे बैजू बावरा। इनका नाम बैजू बावरा कैसे पड़ा है, इसके पीछे भी कहानी है कि एक बार बैजू बावरा उस समय चंदेरी के राजा के दरबार में थे, और चंदेरी से बाहर किसी काम से गए हुए थे, और गोपाल दास जो इनके शिष्य थे, इन्होंने इनको इनका दत्तक पुत्र भी बना लिया था अपना। और गोपाल दास अपने बच्चों और बीवी के साथ जो है चंदेरी में रहते थे इनके साथ। तो जब बैजू बावरा कहीं से बाहर से आते हैं चंदेरी वापस, तो पाते हैं कि गोपाल दास वहाँ नहीं है, उनके बेबी बच्चे भी वहाँ नहीं हैं। जब इन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि गोपाल दास छोड़कर चले गए हैं चंदेरी को। तो बैजू बावरा उर्फ बैजनाथ मिश्रा उस समय उनको खोजने निकल जाते हैं, और बताते हैं कि इनकी खोज में अपनी सुध बुध पूरी भूल जाते हैं, और इनको पता नहीं होता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। और इस तरह से ये बावरा इनको फिर सरनेम मिलता है, क्योंकि ये एक पागल आदमी की तरह बिहेव करने लगते हैं इनकी खोज में। तो हम बताते हैं कि वहाँ से इनका नाम पड़ा बैजू बावरा। ध्रुपद के बाद अगली जो शैली है वो है ख्याल। ख्याल ख्याल और ख्याल। तो मूलतः ख्याल या ख्याल का मतलब होता है आइडिया या इमेजिनेशन, जो हमारे दिमाग में, जैसे मुझे एक ख्याल आया तो अमीर खुसरो जो थे उनको इसको इस पत्ती का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो ये 13वीं और 14वीं शताब्दी की जो है महान शख्सियत थी संगीत के क्षेत्र में, और ये उस समय सल्तनत काल था हिंदुस्तान में। तो ये 15वीं सदी में हुसैन शाह जौनपुर के सुल्तान हुए। उन्होंने इस ख्याल पद्धति को जो है बहुत संरक्षण दिया, और तान का इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जिसे ध्रुपद में आलाप का ज़्यादा प्रयोग था, ऐसे ही ख्याल में तान का ज़्यादा प्रयोग है। ख्याल दो प्रकार की होती है, एक बड़ी ख्याल, ये बहुत धीमी गति से गाई जाती है, और एक छोटी ख्याल होती है जिसमें टेम्पो या जिसमें स्पीड जो होती है गाने की वो बहुत तेज़ होती है। ये जो ख्याल की थीम होती है वो प्रेम का के ऊपर या ईश्वर प्रेम के ऊपर या किसी राजा की स्तुति में गाई जाती है ख्याल। अब दोस्तों ख्याल के जो घराने हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से घराने हैं। तो ख्याल के घरानों में सबसे पहला घराना आता है ग्वालियर का घराना। नाथू खान और विष्णु पलुस्कर इसके जो है फिलहाल कलाकार हैं फेमस। ग्वालियर का घराना दोस्तों ये राजा मानसिंह तोमर का दरबार था, वहीं से चला आ रहा है।
उनके बाद किराना का घराना। किराना यूपी में एक कस्बा है कैराना, शामली डिस्ट्रिक्ट यूपी का, वहाँ एक कस्बा है कैराना, उसी के नाम पे इस घराने का नाम पड़ा किराना। और इसके संस्थापक थे नायक गोपाल। इसको अब्दुल करीम खान और वाहिद खान ने प्रसिद्धि इस घराने को दिलाई दोस्तों। और इस घराने से अगर जुड़े हुए नाम देखें तो पंडित भीमसेन जोशी, महान भारत के संगीतकार जो है पंडित भीमसेन जोशी, और गंगूबाई हंगल। पंडित भीमसेन जोशी दोस्तों भारत रत्न इनको मिल चुका है, 2008 में भारत रत्न इनको मिला था, 2008 का भारत रत्न। तो पंडित भीमसेन जोशी काफ़ी फेमस शख्सियत, और गंगूबाई हंगल ये ख्याल शैली के कायराना घराने से जुड़े हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से जुड़े हुए हैं? कैराना घराना यूपी। और किस शैली से? ख्याल शैली से। इसके बाद आगरा घराना। इसमें दोस्तों इतिहासकार मानते हैं कि खुदा बख्श जो थे इन्होंने आगरा घराना की स्थापना करी, और संगीतकार मानते हैं कि हाजी सुजान खान ने जो है आगरा घराना की स्थापना करी। अब इसको ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि हाजी सुजान खान जो हैं ये तानसेन के दामाद थे, मियाँ तानसेन जो थे उनके दामाद थे हाजी सुजान खान। तो कुछ जो संगीतकार हैं उनका मानना है कि इन्होंने आगरा घराना की स्थापना करी। फैयाज खान ने इस घराने को जो है दोस्तों रिवाइव कराया, और उस रिवाइवल के बाद से इस घराने का नाम रंगीला घराना पड़ गया, आगरा घराने का नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि किस घराने को जो है रंगीला घराना कहा जाता है, तो ये है आगरा घराना। और मोहसिन खान, नियाजी और विजय किसलू इसके फेमस कलाकार हुए बाद में। ख्याल एवं ध्रुपद और ढामर का मिश्रण इस घराने में जो है गाया जाता है। इसके बाद आता है पटियाला घराना। पंजाब का पटियाला, और पटियाला के महाराज जो है इसके संरक्षक थे बड़े फतेह अली खान साहब और अली बख्श खान ने इसकी स्थापना करी 19वीं शताब्दी में दोस्तों। गज़ल, ठुमरी और ख्याल में इनको महारत हासिल है। और बड़े गुलाम अली खान साहब काफ़ी फेमस शख्सियत हुए। वो जो है इस घराने से जुड़े हुए थे, पटियाला घराने से। उनका फेमस राग है राग दरबारी। राग दरबारी बहुत फेमस राग है दोस्तों। तो राग दरबारी किस घराने से जुड़ा हुआ है? याद रखना, पटियाला घराने से। भिंडी बाजार घराना आपने कभी सुना होगा, मुंबई का भिंडी बाजार। तो ये भिंडी बाजार घराना वहीं का है, मुंबई का। छज्जू खान, नाजिर खान और खादिम हुसैन ने इनकी स्थापना करी 19वीं शताब्दी में। कर्नाटक रागों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया के नज़दीक है दोस्तों मुंबई, तो कर्नाटक रागों का भी इस पर प्रभाव रहता है भिंडी बाजार घराने पे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का पॉइंट है कि लता मंगेशकर इस घराने से जुड़ी हुई थी। इंडिया की फेमस पार्श्व गायिका लता मंगेशकर इस घराने से जुड़ी हुई थी। इस घराने के और जो है उस्ताद अमन अली, और एक लंबी सांस में लंबे स्टेंजा गाना इस घराने की विशेषता रही है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अपना अगला जो है शैली, वो है तराना। तराना जो है ये फारसी का शब्द है दोस्तों, और इसका मतलब होता है गाना। तराने को हिंदी में गाना कहते हैं, तो फारसी में गाने को तराना कहते हैं। वहीं से इस शैली का नाम पड़ा तराना। और अमीर खुसरो को इसकी उत्पत्ति का श्रेय है। अमीर खुसरो दोस्तों जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत महत्वपूर्ण इनका जो है योगदान आप मान के चलो, क्योंकि एक तो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि ख्याल पद्धति की श्रेय दिया जाता है उत्पत्ति का अमीर खुसरो को, और अब आ गया तराना का भी श्रेय दिया जाता है। और एक और आएगी इसमें गज़ल का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है, कि जो है गज़ल की उत्पत्ति भी अमीर खुसरो ने करी थी। और एक वाद्य यंत्र है सितार। सितार जो है इसकी उत्पत्ति का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है।
तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है ये। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने गानों में तराना जो है शैली का प्रयोग किया था। तराना में मेलोडी का विशेष महत्व रहता है, मेलोडी का, और इसमें टेम्पो जो होता है फास्ट होता है दोस्तों। पंडित रतन मोहन शर्मा इसके जो है तराने के बादशाह कहे जाते हैं, बहुत फेमस कलाकार हैं, मेवाती घराने से ये जुड़े हुए हैं। तराना के बाद हमारा है ठुमरी। ठुमरी शैली जो है ये यहाँ से दोस्तों अर्धशास्त्रीय शैलियाँ प्रारंभ हो जाती हैं ठुमरी से लेकर। अब इनको अर्धशास्त्रीय शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोक संगीत की शैली में आते थे और धीरे धीरे इन्होंने शास्त्रीय संगीत में घुसना प्रारंभ किया, इसलिए इनको अर्धशास्त्रीय शैली कहा जाता है। प्रेम का के लिए या भक्ति की रचनाएं इसमें ठुमरी में आती हैं दोस्तों। भक्ति आंदोलन से इसकी उत्पत्ति मानते हैं ठुमरी से। और चूँकि भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से कृष्ण को या राम को समर्पित था, तो ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है, हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य होता है कथक, उस कथक से इसका ठुमरी से संगति की जाती है कि कथक में ठुमरी और कथक का जो है मेल, प्रस्तुति में मेल दिया होता है। और इसके जो मुख्य घराने हैं वो है बनारस और लखनऊ घराना। और बेगम अख्तर इसकी फेमस संगीतकार गायिका हुई बेगम अख्तर। इनको मल्लिका एक गज़ल कहा जाता है दोस्तों, ये गज़ल। तो बेगम अख्तर मल्लिका एक गज़ल इनको कहा जाता है। और दूसरी फेमस कलाकार है गिरिजा देवी। ये गिरिजा देवी बनारस घराने से जुड़ी हुई हैं और गिरिजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। ठुमरी की रानी है ये ठुमरी में। तो इस तरह से काफ़ी फेमस कलाकार हैं गिरिजा देवी। ठुमरी के बाद अर्धशास्त्रीय शैलियों में अगली है टप्पा शैली। और इसमें जो है टप्पा में लय का बहुत महत्वपूर्ण होता है, लय जो है महत्वपूर्ण होती है इसमें। और टप्पा की जो उत्पत्ति मानते हैं दोस्तों वो पंजाब से मानते हैं कि वहाँ पे जो पंजाब में कैमल राइडर्स होते थे, ऊँट पालक या ऊँट पर चलने वाले, क्योंकि पंजाब और नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र है हिंदुस्तान का उसमें रेगिस्तानी भाग है और उन पर जो है ऊँटों की विशेषता थी वहाँ पे। तो ऊँट जो राइडर्स होते थे ये टप्पा गाते थे और वहाँ से फिर ये धीरे धीरे मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार तक आया और इसने जो शास्त्रीय रूप धारण किया। तो इस तरह से ये टप्पा जो है शास्त्रीय संगीत में शामिल हुआ। और टप्पा का ही एक रूप होता है, उसको बैठकी कहा जाता है दोस्तों। तो ये बैठकी भी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अधिक प्रसिद्ध हुआ। और लक्ष्मण राव पंडित ये ग्वालियर घराने के हैं, ये इसके फेमस कलाकार हैं। सन्नो खुराना ये रामपुर सैसवान घराने की हैं। रामपुर सैसवान घराना यूपी का रामपुर है, उसके नाम पर ये रामपुर सैसवान घराना पड़ा है। ये सन्नो खुराना वहाँ की फेमस कलाकार हैं टप्पा की। अगला है गज़ल। और गज़ल की उत्पत्ति मानते हैं दोस्तों कि ईरान से हुई है। गज़ल में 12 आसार से बड़ी नहीं होती है गज़ल। इसमें आसार का मतलब होता है कि 2 लाइनों का एक आसार होता है, कपलेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो 2 लाइनों की जो एक ग्रुप होता है उसको एक आसार बोलते हैं। तो इस तरह के 12 आसार इसमें होते हैं। और गज़ल की उत्पत्ति का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है कि हिंदुस्तान में इसको किसी ने अगर फेमस किया तो वो अमीर खुसरो थे। और इसके और जो कलाकार थे उनमें रूमी। गज़ल जो है सूफी संतों में बहुत लोकप्रिय रही, इसलिए रूमी ये 13वीं सदी में हुए। हाफिज मिर्ज़ा गालिब काजी नजरुल इस्लाम जो है फेमस गज़ल गायक रहे।
इसकी विषय वस्तु जो भी दोस्तों प्यार, रोमांस और अलगाव, प्रेम का से अलगाव, सेपरेशन की भावनाओं पर आधारित रहती है इसकी थीम। तो ये गज़ल और इस तरह से हिंदुस्तानी संगीत का भाग जो है हमारा संपूर्ण होता है दोस्तों। तो शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी संगीत संपूर्ण होता है और हमारा कर्नाटक संगीत इसमें रह जाता है। वो हम अगली वीडियो में जो है कंप्लीट करते हैं और इस तरह से शास्त्रीय संगीत हमारा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम शास्त्रीय नृत्य वाला पार्ट लेकर आएंगे और ये दोनों जो टॉपिक कंप्लीट इस तरह से हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो पसंद करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आपका जो है सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।